अजय तिवारी बोल रहा हूँ मैं राशि एडवर्टाइजिंग से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके सपोर्ट के बिना मैं ये बिज़नेस को बड़ा नहीं कर सकता था, लेकिन आप लोग ने मुझे ट्रिमेंडसली हेल्प की है। थैंक यू सो मच। आपने जो मुझे विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं उस विश्वास को कायम रखूँगा। हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं और आपका गोल है, मैं रिपीट करता हूँ, आप सबका गोल है कि आप सब ने अगर 6-6 लोगों को यहाँ जॉब पे लाए तो मैं अवश्य एक दिन आपको 25,000 रुपया हर महीना दूंगा। और आज मैं मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगा। आज मैं आपको इस देश के सबसे बुद्धिमान और महान व्यक्ति के बारे में कुछ बताऊंगा जिनका कल जन्मदिन था और जिनका नाम था भीमराव रामजी आम्बेडकर। छोटी उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो गया था और वो रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से पुणे के नज़दीक एक शहर है सातारा, वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। उन बचपन से ही दिल दहला देने वाली, आतंकित कर देने वाली कठिनाइयों से उनकी ज़िंदगी गुजरी। जब वो बहुत छोटे थे, बचपन से ही उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, परंतु महार जाति होने की वजह से उनको एडमिशन मिलने में बहुत परेशानी हुई। उनके पिता ने किसी तरह से यहाँ वहाँ जुगाड़ करके उनका एडमिशन कराया। एडमिशन तो करा लिया, परंतु उनको बैठने के लिए नहीं दिया गया, उनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था। सोचो क्या बीतती होगी 7-8 साल के बच्चे के ऊपर, जो उसको पढ़ाई लिखाई में सबसे तेज़ है, बट उसे किसी के साथ बैठने को नहीं दिया जाएगा। प्लस उसकी परछाई तक से लोग डरते थे। एक बार क्या हुआ, मास्टर जी एक सवाल सबको समझा रहे थे, तो उसने उस सवाल को हल करने के लिए बाबा साहब को बोला कि आइए सवाल हल कर दीजिए। तो जैसे ही वो क्लासरूम में अंदर घुसे, बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, ऐसे जैसे कि क्लास में भूत आ गया हो, और भाग के जो ब्लैक बोर्ड के बाजू में अपना बैग वगैरह रखा होता ना, टिफ़िन वगैरह, तुरंत उठा के उन्होंने दूर कर लिया ताकि उसकी परछाई तक ना उस पर पड़ जाए। सोचो कितना तकलीफ़ होती होगी उस वक्त। और एक बार, ये तो ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं, एक बार तो कुएं से पानी पी लिया उन्होंने, तो इतनी मार पड़ी कि क्या बताऊं। इसके बाद एक और इंसिडेंस बोलता हूं मैं। एक बार रिक्शे वाले ने उनको रिक्शे में से उतार दिया, क्योंकि आधे रास्ते में उन्हें मालूम पड़ा कि ये जो है बाबा साहब वो छोटी जात के हैं, और उससे किराया भी डबल लिया और रिक्शा भी उसी से चलवाया, और स्कूल से उनको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि उनको संस्कृत पढ़ने का शौक़ था और संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे। तब उस वक्त वहाँ के महाराज थे, सयाजी महाराज गायकवाड़ करके, तो उन्होंने उसकी तकलीफ़ को समझा और उन्होंने उसे स्पॉन्सर करके वेस्ट में मुंबई में पढ़ने के लिए भेज दिया, जहाँ से बाबा साहब ने इंटर किया, जो कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही ज़बरदस्त था। पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट और इतनी रुचि थी, परंतु छोटी जात की वजह से उनको बहुत दिक्कत आ रही थी आगे पढ़ाई करने में। तो उन्होंने भी जिद पकड़ ली, कोई बात नहीं, आप मुझे यहाँ नहीं पढ़ने दोगे तो मैं बाहर से पढ़ के आऊँगा। और कहीं किसी तरह से स्पॉन्सरशिप का जुगाड़ करके वो न्यूयॉर्क, अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे चले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने एमए किया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। और वो यहाँ पे नहीं रुके पढ़ाई करते करते, वहाँ से वो लंदन गए और लंदन में जाके उन्होंने एमएससी किया, लॉ किया और पीएचडी की। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, वहाँ जाके उन्होंने एक किताब लिखी, और ये किताब कौन सी है मालूम है? इसी किताब के बल पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। हाँ, वही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो सब बैंकों की करता धरता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उनके ही किताब के बेस पे वो बैंक बनाई गई है। और दुनिया भर की पढ़ाई करके ना वो वापस वहीं पे आ गए, मतलब सयाजी महाराज गायकवाड़ जिन्होंने उनको हेल्प की थी बचपन में, वहीं पे आ गए। तो महाराज ने उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी, जो उस ज़माने में एक बहुत बड़ी पोस्ट थी। और जैसे ही उनको ये नौकरी मिली, थोड़े दिन उन्होंने वो नौकरी की, तो इतने बुरी तरह से उस वक्त भी ऑफिसर और बड़ी पोस्ट होने के बावजूद भी लोग उनसे ऐसे बर्ताव करते थे जैसे कि लोगों को लगता था कि अगर उनके पास में भी चले गए तो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो उनका जो चपरासी था, जो प्यून बोलते ना, अगर उनको फ़ाइल भी देनी हो तो दूर से फेंक के देते थे, ये लो फाइल। और उनको खाना खाने के लिए वहाँ परमिशन नहीं थी, आप बाहर जाके खाना खाओ। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब इस ज़माने में भी, जबकि वो इतने बड़ी पीएचडी करके उनके बेस पे बैंक का आधार भी पड़ा, तो
अभी भी वो कुएं का पानी नहीं पी सकते थे। तो उनके दुखों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। गए रमाबाई जो उनकी वाइफ थी वो भी ज़्यादा दिन तक उनका साथ नहीं दे पाई। ऐसे में जब किसी का भी स्वाभिमान टूट सकता था, वो न केवल अपनी जाति के लिए बल्कि इस देश के लिए भी लड़ रहे थे। 1927 में एक महान सत्याग्रह था, उसमें वो जिद पे अड़ गए कि जितने भी दलित हैं वो सब दलित कुएं से पानी पी सकते हैं। प्राइवेट कुएं से नहीं, सरकारी कुएं से, सार्वजनिक कुएं से। जो सार्वजनिक कुआं होता ना जिस पे हर एक का अधिकार है, उससे पी सकते थे। लेकिन उसकी बात को भी कोई मान नहीं रहे थे। लेकिन उन्होंने जिद की कि मैं अधिकार उनको दिला के ही रहूँगा, और उनने वो अधिकार दिला के रहे। उसके बाद वो एक दूसरे रिजर्वेशन मतलब कि जाति के आधार पे उन्होंने वोटिंग की मांग रखी कि मतलब हमें हमारी जात को वोट करने का अलग अधिकार होना चाहिए। तो ये जो उनकी बात थी ना, इससे गांधी जी पसंद नहीं आई गांधी जी को, और वो उस पर अड़ गए। बोले अरे अंग्रेज लोग यही तो चाहते हैं कि फूट करो और राज करो। अगर आप अलग से अपनी जाति बनाओगे, अलग से उसका मतलब वोटिंग का ये सब सुविधा वगैरह रखोगे, तो हम ज़िंदगी भर कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। पर बाबा साहब ने उनकी बात नहीं मानी। तो गांधी जी जिद पे अड़ गए, और गांधी जी के तो आप सबको मालूम है, ज़रा सी बात हुई कि वो सीधे अनशन पे आ जाते थे। वो तुरंत अनशन पे बैठ गए, खाना पीना सब बंद कर दिया। अब इधर बाबा साहब परेशान हो गए कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो थोड़ी देर में अगर कुछ इनको हो गया गांधी जी को, तो जो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति जो इस देश के लिए कुछ कर रहा है उससे पब्लिक को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति है जो बहुत नज़दीक पहुंच गए थे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। तो उन्होंने गांधी जी की बात मान ली और कहा कि ठीक है, जाति के आधार पर वोटिंग मत दो, पर कम से कम हमें रिजर्वेशन तो दो। और ये बात उन्होंने गांधी जी ने मान ली। और इसके बाद इसी पे इसको ही वो पूना एक्ट मतलब बोलते हैं। उसके बाद बाबा साहेब की जो ज्ञान, बुद्धि और कौशल थी, उसका लोहा न केवल इंडियन लीडर बल्कि अंग्रेज लीडर भी मानते थे। 1947 में जब अपना भारत आज़ाद हुआ और नेहरू अपनी पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेके आए, तो गांधी जी ने पूछा कि इसमें बाबा साहब का नाम कहाँ है। तो देखा तो उस पर बाबा साहब का नाम ही नहीं है। तो गांधी जी भड़क गए नेहरू जी के ऊपर, ये तुम्हारी पर्सनल कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ये आज़ाद भारत की कैबिनेट लिस्ट है। और उन्होंने तुरंत बाबा साहब को कानूनी मंत्री के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। उनके इंटेलिजेंस के आधार पे कोई उनसे कुछ बोल नहीं सकता था। जो उनके साइड में थे वो भी, और जो उनके साइड में नहीं थे, सब जानते थे कि इस आदमी में इतनी बुद्धि और कौशल है जो कि ज़बरदस्त है। और आगे जाके इसी बुद्धि के बल पे उन्होंने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए भी बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए। अगर मैं इसके बारे में बोलने जाऊंगा तो मेरा पूरा दिन कम पड़ेगा। मैं बाबा साहेब, शिवाजी महाराज, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, घंटों इनके बारे में बातें कर सकता हूँ। परंतु मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा उद्देश्य है कि हर एक को एक रोज़गार मिले, खास करके महिलाओं और बुजुर्गों को ज़रूर मिले। क्योंकि अगर महिलाएं या स्त्री घर में पैसे लाएंगी तो बच्चे और पति और सास ससुर उनकी इज्जत करेंगे। बुजुर्ग अगर मेरे बिजनेस से पैसे कमाएंगे तो उनके बच्चे उनका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पूरे दिल लगा के काम कीजिए और विश्वास के साथ काम कीजिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो। कल इनका जन्मदिन था, इसलिए मैंने आज बाबा साहब के बारे में जो कि मैंने ज्ञान अर्जित किया किताबों से, वो आपसे शेयर किया। और कुछ मुझसे गलती हो गई रहेगी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।